छोकरा चाहिए। पहाड़ से शहर रोजी रोटी कमाने धमाने आए लड़कों की आसमान से गिरे खजूर में अटके सरीखी जिंदगी पर सरल और सटीक टिप्पणी देती मुकेश नौटियाल की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। मैं और आप हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि हम हिंदुस्तानी साहित्य का एक से एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करें। अब ये कहानियां किसी भी प्रदेश की हो सकती हैं। हाँ, सिर्फ मैं जब चुनती हूँ कहानी तो चाहे वो अनुवाद हो, चाहे वो असल रूप में हिंदी में लिखी गई हो, पढ़ती मैं हिंदी भाषा में ही हूँ, लेकिन ये कहानी कहीं से भी आ सकती है मेरे हाथ तक। और सबसे ज्यादा मजा तो इसी बात का है ना। अब जैसे आज की कहानी है वो इस संकलन से है, चमकता रहे स्वीली घाम, जो मुकेश नौटियाल जी की लिखी किताब है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद उन्होंने अपने हाथों से मुझे भेंट करी जब इस साल मैं जुलाई के महीने में कमल जोशी स्मृति सम्मान समारोह था, जिसके लिए गीता गैरोला जी ने मुझे देहरादून आमंत्रित किया था। और उन 3-4 दिनों में जो मेरी जो छोटी सी साहित्य की दुनिया है उसमें इतने नए नगीने, इतने नए मोती जो है जुड़ गए हैं कि मैं गीता जी का और बाकी सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं पाऊंगी कभी। खैर, वहीं पर मुकेश नौटियाल जी ने बहुत अपनत्व के साथ मुझे ये किताब भेंट करी और इसको पढ़ते ही मैं सीधे, मतलब आपको पता ही है मैं तो घोर पहाड़ी हूँ, मैं गढ़वाल और उत्तराखंड के अपने सारे बचपन की जो समर हॉलीडेज हैं उनको याद करने लगी। आज भी मैं साल के कम से कम 2-1 चक्कर तो लगा ही लेती हूँ और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे फादर विश्वमोहन बडोला को और मेरी माँ को, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमारी जो गढ़वाल से जड़ें हैं उनको बहुत पक्का पुख्ता करके रखा। और कहीं पर ये सारी कहानियां पढ़ते हुए इसलिए मुझे बहुत खुशी भी हुई। लेकिन एक कहानी है जिससे मेरा मन थोड़ा सा कसैला हुआ। जब आप ये कहानी पूरी सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरे दिल का दर्द क्यों इसमें जागा। छोकरा चाहिए कहानी ने मुझे बचपन की एक याद दिलाई कि हम जब अपनी छुट्टियों में जाने के लिए तैयार होते थे तो दिल्ली में ग्रीन पार्क एक इलाका है, वहां पर रहते थे हम। और हमारी एक पड़ोस की आंटी थी, वो हमेशा माँ को पकड़ के कहती थी, अरे आप गढ़वाल जा रहे हो ना तो वहां से जरा ना एक छोकरा ले आना। छोकरा माने जो उनके घर में आके काम कर सके। और मेरे तो तन बदन में आग लग जाती थी इस बात से कि कोई ये सब्जी थोड़ा ना जो लेने जा रहे हो। लेकिन घर में माँ और पिताजी ने मेरे बहुत ही प्यार से एक चीज समझाई कि लोग अगर अपनी अकल छोटी दिखाते हैं और अपनी समझ छोटी दिखाते हैं तो आपने छोटा नहीं बनना है और आपने खुंदक नहीं खानी है। आप हर चीज जो आपके सामने उल्टी होती है उसका कुछ अगर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो देखने की कोशिश करो। और इस बात का पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे क्या समझ आया कि पहाड़ियों के बारे में क्या बात कही जा रही है कि हाँ वहां से छोकरा लाइएगा, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी चीट नहीं करते हैं। तो हाँ भाई, हम पहाड़ी हमेशा वैसे होते हैं। हम जहां तक हो सके बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और जो कमाते हैं तभी खाते हैं। आप कभी भी पहाड़ियों को भीख मांगते नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो भी कोई अगर कहता है कि हाँ भाई वहाँ के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, हमको कोई मिल जाए हमारे साथ काम करने के लिए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है भाई, हमारी तारीफ की जा रही है, हमारी पूरी कम्युनिटी की तारीफ की जा रही है। हम अगर ऐसा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो हमारा नाम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आपको मुकेश नौटियाल जी की ये कहानी अब सुनाना शुरू करूँ। पुनाड़ गांव है रुद्रप्रयाग, गढ़वाल उत्तराखंड में। वहाँ की मुकेश नौटियाल जी की पैदाइश है और उन्होंने जो है अपना मास कॉम में पीजी डिप्लोमा किया है, बीएड किया है, अंग्रेजी और हिंदी साहित्य में उन्होंने एमए भी किया है। एलआईसी के साथ वो नौकरी करते हैं, लेकिन दूरदर्शन के लिए बहुत सारे साहित्य से जुड़े कार्यक्रमों को वो प्रस्तुत करते हैं। आकाशवाणी में उनकी कहानियां प्रसारित होती हैं। वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, 200 से ऊपर पेंटिंग्स बना चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी पसंद आई वो ये कि वो लोग कमाते हैं। उनको लोगों के साथ अपना दिल जोड़ना बहुत अच्छे से आता है, जो मेरे साथ भी उन्होंने जोड़ा और हमेशा मैं उनको याद रखूंगी और होपफुली कभी ना कभी जल्द ही मिल भी पाऊंगी। लेकिन तब तक उनकी कहानी छोकरा चाहिए, चमकता रहे स्वीली घाम उनकी कहानी के संकलन से। छोकरा चाहिए। पहाड़ से शहर रोजी रोटी कमाने धमाने आए लड़कों की आसमान से गिरे खजूर में अटके सरीखी जिंदगी पर सरल और सटीक टिप्पणी देती मुकेश नौटियाल की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। गोपी को लखनऊ उसकी गांव का रामेश्वर लेकर आया था। असल में वो सेठ के शोरूम में काम करना चाहता था।
13 साल तक सेठ के बंगले में कैद होकर चौका चूल्हा और झाड़ू पोछा करते हुए वो उकताने लगा था। सेठ जी उसको शोरूम में तैनात करने को तैयार थे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त थी कि पहले वो घर के काम के लिए पहाड़ से कोई शरीफ लड़का लाकर वहां रख दे और नई नौकरी शुरू करे। गोपी तभी रामेश्वर के निशाने पर आ गया था। उसने भी वही रास्ता अपनाने की सोची जो कभी पारेसुर ने अपनाया था। सेठ जी के पिताजी के यहां पारेसुर दादा नौकरी करते थे। वो भी संयोग से ही उनके घर पहुंचे थे। हुआ यूं कि पारेसुर दादा भागकर हरिद्वार चले गए। उन दिनों गांव में हैजा की महामारी फैली थी। पारेसुर दादा ने अपने माता पिता और 4 भाई बहनों को गड्ढों में दफन किया। ये काम उन्होंने अकेले किया, क्योंकि छूत की बीमारी से मरे उनके परिवार के सदस्यों को दफन करके कोई खुद अपना गड्ढा तैयार नहीं करना चाहता था। छूत की बीमारी से मरे उन अभागों को गंगा में भी नहीं बहाया जा सकता था, और चिता में जलाना तो घोर अपराध था। एक ही विकल्प था कि उन्हें गड्ढे खोदकर दफना दिया जाए। पारेसुर दादा ने 14 साल की कच्ची उम्र में 6 लोगों को दफनाया और खुद गांव से भागकर हरिद्वार पहुंच गए। ऐसा उन्होंने अपनों की अकाल मौत से व्यथित होकर किया था या महामारी के डर से, कहा नहीं जा सकता। हरिद्वार में जब पारेसुर दादा थके मांदे सड़क के किनारे सोकर रात बिता रहे थे, तो एक कार उनके बाएं हाथ को कुचलते हुए निकल गई। वो लहूलुहान हो गए। थोड़ी देर बाद वही कार वहां आई। उसमें सेठ जी के पिताजी बैठे थे। वो पारेसुर दादा को अपने साथ लखनऊ ले गए। सच्चे सेवक की तरह उन्होंने सेठ जी के पिताजी की सेवा की। इस बीच उनका गांव से पुनः रिश्ता कायम हुआ। गांव में उनका कोई शेष नहीं बचा था, फिर भी कुटुंबी जनों के सहयोग से उन्होंने अपना विवाह रचाया। विवाह के बाद वो पत्नी को लेकर लखनऊ चले गए, लेकिन साल में 12-15 दिन गांव आना उनका पक्का नियम रहा। पारेसुर दादा के समय से ही सेठ जी के पिताजी दिवंगत हो गए और उनकी जगह सेठ जी ने संभाल ली। सेठ जी को पारेसुर दादा ने ही पाला था, सो नौकर होने के बावजूद वो उनकी इज्जत करते थे। पारेसुर दादा की बढ़ती उम्र को देखते हुए सेठ जी ने उनको सलाह दी, अब तुमसे इतना काम नहीं हो पाता, पहाड़ से किसी और लड़के को ले आओ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। पारेसुर दादा गांव आए। उन्हीं दिनों रामेश्वर 8वीं पास कर गायें चरा रहा था। वो होनहार विद्यार्थी था, पर अभावों के चलते पढ़ नहीं सका। उसके बाप ने शराब के लिए सारा घर बेच डाला था। मां पहले ही टीबी से मर चुकी थी। 3 बहनों में जो 2 सुंदर थीं, आसपास के अधेड़ ठाकुरों ने हत्या ली। एक बहन जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी, लोगों के दिए टुकड़ों पर पल रही थी। उसका बाप दिन भर कस्बे में घूमता, ताश खेलता और शाम तक इतनी बाजी तो जीत ही लेता कि रात के पौए का जुगाड़ हो जाए। रामेश्वर को पारेसुर दादा ने लखनऊ चलने का प्रस्ताव दिया तो उसने तुरंत हामी भर दी। उन्हीं के साथ वो सेठ जी की सेवा में लखनऊ पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सेठ जी को प्रसन्न भी कर दिया। सेठ जी अक्सर कहते, पहाड़ी से बढ़िया नौकर कोई दूसरा नहीं हो सकता, शरीफ भी और ईमानदार भी। रामेश्वर ने जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। वो इधर क्रियाशील हुआ और उधर पारेसुर दादा दमे की चपेट में आ गए। सेठ जी ने उनको मुक्ति दे दी और वो बच्चों सहित देहरादून आ गए और वहीं रहने लगे। उनके जाने के बाद रामेश्वर के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया, लेकिन पगार भी बढ़ी तो बोझ उतना महसूस नहीं हुआ। रामेश्वर पहाड़ी था लेकिन दबंग था। कई बार तो वो सेठ जी के साथ भी यूं बतियाने लगता मानो नौकर नहीं, उनके घर का सदस्य हो। सेठ जी के बेटे सुल्तान ने कई बार उनसे रामेश्वर को निकाल बाहर करने के लिए कहा, लेकिन सेठ जी समझदारी से काम लेते रहे। वो सुल्तान को समझाते, वो बोलता जरूर है पर है ईमानदार, इसको तभी निकालेंगे जब कोई दूसरा पहाड़ी छोरा मिल जाएगा। और रास्ता भी रामेश्वर ने सुझा दिया। उसको शोरूम में रखने में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि उसके जैसा ईमानदार और दबंग लड़का ही काउंटर संभालने के लिए सबसे उपयुक्त था। रामेश्वर की नजर गोपी पर थी। पिछली बार जब गांव आया था तो गोपी का बाप भगनू पगलाया हुआ था। कंगाली से त्रस्त, कर्ज में सिर तक डूबने के बाद वो अपना आपा खो बैठा था। साहूकार कहते थे कि वो देनदारी से बचने के लिए ढोंग रचा रहा है।
गांव के कई लोग भी ऐसी आशंका व्यक्त करते थे। लेकिन एक दिन जब भगनू ने अपने सिर पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगाई तो सभी ने माना कि वो सचमुच पागल हो गया होगा। भगनू जलकर ठूंठ बन गया। गंगा तट पर ले जाकर उसे खाक में मिला दिया गया। उसकी पत्नी बीरा के ऊपर 4 नौनिहालों के पालन पोषण का जिम्मा आ गया था। जमीन का एक हिस्सा सूदखोरों ने छीन लिया था। घास बेचकर वो अपने बच्चों को पाल रही थी। गोपी ने 5वीं कक्षा पास कर ली थी। 6वीं में वो स्कूल नहीं जा सका। उससे बड़ी 2 बहनों ने भी स्कूल छोड़ दिया। सबसे छोटा भरतू स्कूल जाता था, पर फीस वो भी नहीं दे पाता था। जब पेट में भूख भरी हो, शरीर पर कपड़ा ना हो, तो तालीम हासिल करने की लिप्सा बेमानी हो जाती है ना। रामेश्वर ने सटीक लक्ष्य पर निशाना साधा था। वो गांव आया। बीरा के घर पहुंचकर उसने गरीबी पर सहानुभूति प्रकट करने के बाद वो बोला, मैं ज्यादा क्या कर सकता हूं भौजी, तुम कहो तो गोपी को अपने साथ लखनऊ ले जा सकता हूं। वहां जाकर क्या करेगा वो? बीरा ने पूछा। कुछ काम धाम कर लेगा, अपना पेट तो भरेगा ही ना। 400-500 तुम्हारे लिए भेजता भी रहेगा। 400-500? बीरा ने आंखें फाड़ कर पूछा। हाँ, इतनी पगार तो मिली जाएगी ना उसको, रामेश्वर ने भरोसा दिलाया। लेकिन वहां वो करेगा क्या? बीरा ने पूछा। ये छुटपुट घर के काम कर लेगा। इतना जान लो कि ये जो काम कर रहा है यहां, इनसे हल्के ही काम करेगा। रामेश्वर के प्रलोभन ने बीरा को शिथिल कर दिया। उसने लगभग सहमति देते हुए कहा, तुम पर मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन मैं मां हूं ना। यहां गोपी भूखा नंगा सही, पर मेरी छत्र छाया में है। वहां इसको कौन देखेगा? अरे वहां वो मेरी देखरेख में रहेगा ना, हर समय मेरी नजरों के सामने रहेगा। कैसे? तुम भी तो अपना काम करोगे ना? बीरा ने रामेश्वर को टोकते हुए पूछा। ये जिस सेठ के घर काम करेगा वहीं मैं भी काम करता हूं। फिर तो ठीक है, मैं गोपी से पूछती हूं। पूछना और मन बनाना तो कल तक मुझे बता देना, परसों सवेरे मैं चला जाऊंगा। रामेश्वर अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन बीरा असमंजस के हिंडोले में रात भर झूलती रही। सुबह उसने गोपी से पूछा, तू रामेश्वर चाचा के साथ शहर जाएगा? जाऊंगा जरूर, पर वो मुझे ले जाएंगे क्यों? काम कराने के लिए। चाचा के साथ तू भी काम करेगा ना? बीरा ने कहा। काम करेगा तो रुपए कमाएगा ढेर सारे। फिर तो मैं भी रामेश्वर चाचा की तरह नए नए कपड़े पहनूंगा। साल में एक बार घर आऊंगा ढेर सारी चीजें लेके। तेरे लिए धोती लाऊंगा, रोली और गोली के लिए सूट लाऊंगा, भरतू के लिए चमचमाते हुए कपड़े लाऊंगा। शहर जाकर मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, सिगरेट फूकूंगा आराम से। चुप, बकवास बंद कर और नहा धोकर साफ हो ले। मैं तेरे कपड़े धोती हूं, कल तुझे जाना है। रात अभी बाकी थी, पर बीरा गोपी को लेकर रामेश्वर के घर पहुंच गई। रामेश्वर ने कहा था कि उनको अल सुबह निकलना है। बीरा और गोपी रात भर बातें करते रहे और कहीं सो गए तो सोते ही ना रह जाएं। वो रात तक गोपी का झोला सजाती रही। रोली और गोली भी चर्चा में हिस्सा लेती रही, लेकिन नन्हा भरतू अपने समय पर सो गया था। पगार मिलेगी तो रुपए जेब में रखना, यहां रखना इस जेब में। उसने झोले के अंदर चालाकी से एक जेब सिल दी थी। सारे रुपए घर मत भेजना, तू भी थोड़ा बहुत खर्च कर लेना। हाँ, रोली ने कहा। हाँ, अपनी इच्छा मत मारना, गोली ने उसका समर्थन किया। बीरा गोपी को छोड़ने देव दर्शनी तक गई। उसको विदा करते हुए वो खूब रोई, लेकिन मां के आंसुओं का ज्यादा असर गोपी पर नहीं हुआ। उसकी पुतलियों में शहर नाच रहा था। वो रामेश्वर चाचा के साथ नीचे कस्बे की ओर उतर गया। बस में बैठकर गोपी हरिद्वार की ओर चल पड़ा। इससे पहले एक बार वो बस में बैठा था, कस्बे में काली मंदिर तक की दूरी नापने भर के लिए। सरपीली पहाड़ी सड़कों पर इतनी दूरी नापकर जब वो हरिद्वार पहुंचा तो निढाल हो चुका था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन का दृश्य उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लंबी लंबी रेलगाड़ियां, बदहवास भागता आदमियों का रेला, शानदार ठेलियों की कतारें, रोशनी की चमक दमक। अनूठा दृश्य था गोपी के लिए।
बावजूद इसके वो पीछे मुड़कर देखने लगा। वो बड़ी दुनिया थी, पर उसमें एक भी चेहरा अपना नहीं था ना। उसने रामेश्वर से पूछा, मैं गांव कब लौटूंगा चाचा? अभी तू तो अड्डे तक नहीं पहुंचा यार, रामेश्वर ने हंसी छोड़ते हुए आगे कहा। कुछ कमा लेगा तो मार लेना एक चक्कर गांव का भी। छोकरा चाहिए, मुकेश नौटियाल की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। रात के 10 बजे दून एक्सप्रेस हरिद्वार पहुंची तो रामेश्वर ने अपना बैग उठाया और झोले सहित गोपी को लगभग घसीटते हुए ट्रेन की ओर ले गया। जनरल कोच पहले से ही ठस भरा था। किसी तरह जगह बनाता रामेश्वर डिब्बे के अंदर हो गया। गोपी उसके साथ उसकी बनाई खाली जगह का फायदा उठाता हुआ उसी के साथ खड़ा हो गया। रामेश्वर गैलरी में जहां खड़ा था वहीं अपना बैग बिछाकर खुद उसके ऊपर बैठ गया। मैं कहां बैठूं चाचा? मेरे सिर में बैठ बेटा। रामेश्वर ने सिर झुकाया और आसपास की सवारियां हंस दी। तभी एक जवान लड़के ने सीट पर खिसकते हुए कहा, बैठ तो नहीं पाएगा, पर दुकान टिका सकता है तो टिका ले। डूबते को तिनका। गोपी सीट के एक कोने पर जम गया। नजीबाबाद तक वो यूं ही गया। वहां बगल का यात्री उतरा तो उसको बैठने का पहली बार एहसास हुआ। अभी गोपी को लखनऊ गए 1 हफ्ता ही हुआ था। एक सुबह सेठ जी ने उसको खबर दी, वो छोरा जल गया रामू, अस्पताल में भर्ती करवाया है, जाकर देख लेना, तुम्हें याद भी कर रहा था। ज्यादा जला है क्या? रामेश्वर ने घबरा कर पूछा। बच जाएगा, बस मुंह जला है। जला कैसे? जाकर उसी से पूछ यार, सेठ ने झुंझला कर कहा। रामेश्वर अस्पताल पहुंचा। गोपी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अतकुली आंखों से रामेश्वर को देखते ही बुदबुदाया, मुझे गांव छोड़कर आओ चाचा। छोड़ाऊंगा बेटे, लेकिन ये सब हुआ कैसे? रामेश्वर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। वो चुप रहा। रामेश्वर ने फिर पूछा, जला कैसे? दूध पी रहा था लेटकर, गिलास हाथ से फिसला, सारा दूध मुंह पर आकर गिरा। गोपी का हाल देखकर रामेश्वर हिल गया, लेकिन उसके बयान से उसको इतना विश्वास हो ही गया कि गोपी को सेठ जी के घर में दूध पीने को मिलता है। वो तो दूध देख ही पाता था। 3 हफ्ते तक गोपी का इलाज होता रहा। सेठ जी ने खुले हाथ से उसके इलाज पर रुपया खर्च किया। उसके घाव सूख गए थे, लेकिन चेहरा विभत्स हो गया था। एक बार तो आईने में वो अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाया। पहले महीने गोपी का 300 का मनी ऑर्डर आया तो बीरा ने शास्त्री जी का उधार चुकाया। दूसरे महीने फिर 300 रुपए आए। रोली और गोली ने अपने साथ साथ मां और नन्हे भरतू के लिए कपड़े खरीदे। तीसरे महीने जब डाकिया आया तो नए बर्तन खरीदे गए। चौथे और 5वें महीने के मनी ऑर्डर से मां ने दुधारू गाय खरीद ली। 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें महीने के मनी ऑर्डर के रुपए जमा होते रहे। योजना महत्वाकांक्षी थी। भैंस खरीद ली गई तो हमेशा के लिए दलिद्दर दूर हो जाएगा ना। गाय के दूध से घर का काम चल जाएगा, भैंस का दूध बेचने के लिए काम आ जाएगा। दिन बहुरने लगेंगे। 12वें महीने मनी ऑर्डर की जगह स्वयं गोपी आधम का। उसने मां के चरण छुए और मां ने उसको गौर से देखकर पूछा, ये गोपी है? तो साल भर में भूल गई मुझे मां? भूली कहां रे, लेकिन तेरे चेहरे को क्या हुआ? मां के तो जैसे होश उड़ गए थे। गोपी ने वही बयान दोहरा दिया। दूध पी रहा था लेटकर, गिलास हाथ से फिसला और माहौल गमगीन हो गया। उसका चेहरा देखकर रोली और गोली रोने लगे। छोटा भरतू तो डर कर अंदर ही दुबक गया। शाम तक घर में लोगों की भीड़ लग गई। वो ढेर सारा सामान लेकर आया था। मां और बहनों के लिए कपड़े, मिठाइयां, नया बैग, अटैची और शहर के चटपटे किस्से। बावजूद इसके सबकी दिलचस्पी उसका चेहरा देखने में थी। लोग उसकी समृद्धि को नजरअंदाज करते हुए सहानुभूति प्रकट करते। राम राम, इतना सुंदर बच्चा बंदर बन गया। पूरे 10 दिन गोपी गांव में रहा। उसने देखा कि मां के सूखे मुख पर पानी उतर आया है। घर में पहले की अपेक्षा समृद्धि आई है। गांव में उसके परिवार को इज्जत की नजर से देखा जाने लगा है। इसी दौरान मां ने उसको अपनी आगामी योजनाएं बताई। भैंस की खरीद, रोली और गोली का ब्याह, भरतू की पढ़ाई,
घर की मरम्मत और अंत में उसका विवाह। 10 दिन की छुट्टी काटकर गोपी मां के सपनों का बोझ लेकर वापस लौट आया। तेरी मां ने पूछा तो नहीं? सेठ जी ने पूछा। पूछा था। तूने क्या जवाब दिया? उनका लहजा सख्त था। वही कि दूध पी रहा था लेटकर। तो तू दूध से नहीं जला था बल्कि तुझे जलाया गया, रामेश्वर ने कड़कते हुए कहा। वस्तुतः सेठ जी भूल गए थे कि वो गोपी से घर में नहीं शोरूम में बतिया रहे हैं। गोपी को रामेश्वर की उपस्थिति का एहसास था, लेकिन सेठ जी के प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी था। सामने ग्राहकों को निपटा रहा रामेश्वर ना सुने, इसीलिए उसने अपना स्वर जानबूझकर धीमा कर दिया था। लेकिन रामेश्वर के चौकन्ने कानों तक बात जा पहुंची। काम छोड़कर वो काउंटर के बाहर आ गया। उसकी आंखें क्रोध से जलने लगी। चटाक! एक जोरदार चांटा गोपी के गाल पर पड़ा। मुझसे झूठ बोला तूने? अब बता, तेरा चेहरा किसने जलाया? गुस्से से कांपते रामेश्वर ने पूछा। गोपी दोहरे डर से रुआंसा हो गया। सेठ जी के चेहरे पर नजरें गड़ाकर उसने कहा, दूध पी रहा था। चुप! रामेश्वर ने पैर पटककर उसको बीच में ही रोक दिया। कुछ देर फपकारने के बाद वो बोला, मुझे तो आज तक यहां दूध नहीं मिला और तू आते ही गर्मा गर्म दूध गटका रहा है यहां पर। सच बोल, क्या हुआ? तुझे सच्चाई पता भी चल गई तो कर क्या लेगा तू? सेठ ने ऐंठते हुए आगे कहा। इसके चेहरे को सुल्तान ने जलाया है। अब बोल, क्या कर लेगा तू उसका? रामेश्वर की आंखों में अंगारे बरसने लगे। उसने खा जाने वाली नजरों से सेठ को देखा। उसके सूख चुके होंठ खुले और फिर बंद हो गए। कुछ बोले बिना वो रुक गया। उसने गोपी का हाथ पकड़ा और तमाशबीन बने ग्राहकों की भीड़ को धकेलता हुआ शोरूम से बाहर निकल गया। गोपी को लेकर रामेश्वर अपराजिता के कार्यालय पहुंचा। वो भी ग्राहक बनकर शोरूम में आई थी और पता नहीं कैसे तार जुड़े कि एक साधारण नौकर से उसकी दोस्ती कट गई। पेशे से वो वकील थी और लखनऊ के रसूख वाले समाज में उसकी अच्छी पैठ थी। गोपी को अपराजिता के कार्यालय में लगी कुर्सी में बैठाकर रामेश्वर ने कड़कते हुए कहा, तू जिस कुर्सी पर बैठा है ना, उसमें झूठ पकड़ने की मशीन लगी है। अब तो गलत बयानी नहीं कर सकता। बोल, किसने जलाया तेरा चेहरा? सुल्तान ने। शायद गोपी ने विशेष बनावट की उस रिवॉल्विंग चेयर को झूठ पकड़ने वाली मशीन समझ ही लिया था, अन्यथा वो उस सच को नहीं उगलता जो वो साल भर से अपने सीने में दबाए बैठा था। क्यों जलाया उसने तुझको? अपराजिता ने पूछा। उस सुबह वो टहल कर लौटा तो रोज की तरह मैंने गर्म दूध का गिलास उसके हाथ में पकड़ाया। गिलास पकड़ते ही उसने उस पर छपे मेरे उंगलियों के निशानों को गौर से देखा। वो गुस्से में आ गया और दूध का गिलास उसने छपाक से मेरे मुंह पे दे मारा। मैं तो दर्द के मारे नाचने लगा। उस समय मुझे लगा जैसे मेरे चेहरे पर कई बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। कहते हुए गोपी के चेहरे पर उस दिन की दहशत झलक आई। फिर क्या हुआ? रामेश्वर ने पूछा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर सेठ जी वहां आए। उन्होंने मुझे वहीं लिटा दिया। फिर मेरे चेहरे पर बर्फ लगी। अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि मुझे क्या बोलना है। उन्होंने कई बार रटाया और मैं अच्छी तरह बोलने लगा तो वहीं मुझे अस्पताल लेकर गए। ठीक है, तुमको न्याय मिलेगा और सुल्तान को सजा, लेकिन ध्यान रखना कि जो तुमने अभी कहा तब तक कहते रहोगे जब तक हम तुम्हें रोक न दें। समझ गया बात? यही कहना, नहीं तो वकील साहिबा झूठ बोलने के आरोप में तुझको जेल में डलवा देंगी, रामेश्वर ने हिदायत देते हुए कहा। हेलो। इस बीच अपराजिता ने एक नंबर मिलाया। खबर चाहिए तो आ जाओ। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग है यार, बर्निंग स्टोरी का पूरा मैटर है। आप लोग आ जाओ बस। हाँ, यही कार्यालय में। कौन था? रामेश्वर ने जानना चाहा। वही अपने पांडे जी। कौन? प्रेस क्लब वाले? हाँ हाँ, वही। रामेश्वर और गोपी अब अपराजिता के घर में थे। अगली सुबह अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर गोपी की कहानी सचित्र प्रकाशित हुई थी। एक टीवी चैनल पिछली रात से ही उसकी कहानी को प्रकाशित कर रहा था। एक ही रात में गोपी राष्ट्रीय चरित्र बन गया। अपराजिता सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गोपी को न्याय दिलाने की हामी भर रही थी। इस खबर के आ जाने से ही सेठ और उसका बेटा सुल्तान शहर से अचानक गायब हो गए।
प्रेस रिपोर्टर सेठ के बंगले पर नजरें गड़ाए बैठे थे। छोकरा चाहिए, मुकेश नौटियाल की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। कानूनी पेचों के चलते कोई प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हुई थी, फिर भी पुलिस सेठ की तलाश में दबिश दे रही थी। पुलिस चाहती थी कि सेठ के गुप्त ठिकाने का पता चले तो अफसर आते ही उसको दबोचकर खुद अपने नंबर बढ़ाते। मीडिया की स्टोरी से अपराजिता, रामेश्वर और पत्रकारों की व्यस्तता बढ़ गई। उनकी संगत में कुछ नेता भी शामिल हो गए। एक बहस सी शुरू हो गई। टीवी चैनल इस मसले को आधार बनाकर परिचर्चा आयोजित करने लगे। अखबार गोपी को संपादकीय टिप्पणी का विषय बनाने लगे। गोपी कईयों को व्यस्त कर गया, लेकिन स्वयं बैठे बैठे उकताने लगा। वो नहीं जानता था कि इस समय वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है। रोज पत्रकार आकर उससे ऊट पटांग प्रश्न पूछते, ऐसे प्रश्न जिनके जवाब वो देना नहीं चाहता था। बहुत कुछ तो वो केवल रामेश्वर के दबाव के चलते बोलता था ना। मसला सप्ताह भर तक मीडिया के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस दरमियान मीडिया को दूसरी कहानियां मिल गई। गोपी को कुछ आराम मिलने लगा। घर से वो मां की उम्मीदों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की ठान कर आया था। मां के सपनों का बोझ उसके सिर पर लदा था। वो अचानक घटे इस घटनाक्रम से खिन्न हो आया था। अब उसे अफसर की तलाश थी और एक सुबह वो अचानक गायब हो गया। रामेश्वर के तो होश फाख्ता हो गए। अपराजिता भी परेशान हो गई। गोपी उसके पास किसी एसेट से कम नहीं था। मानवाधिकारों की लड़ाई को उसने अपना करियर बनाया था और इस दिशा में गोपी की चर्चा उसको भी बार बार चर्चा में लाने के लिए जरूरी थी ना। शाम तक अपराजिता रामेश्वर को अपनी कार में बिठाकर उन जगहों को खंगालती रही जहां गोपी मिल सकता था। अंततः वो हताश होकर प्रेस क्लब के पांडे जी के कार्यालय में गई। पांडे जी पहले से ही मुंह फुलाकर बैठे थे। अपराजिता को देखते ही बोले, आइए, मैं आपको ही फोन लगा रहा था। कुछ खास? अपराजिता को संकेत थोड़े शुभ से लगे। हां, इससे खास बात और क्या हो सकती है कि आपने हमारी बेइज्जती करा दी। मीडिया के लोग अब मुझसे जवाब मांग रहे हैं। पांडे ने नाराज होकर कहा। क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। आपका वो पहाड़ी छोकरा फिर से अपने सेठ के घर चला गया है। उसने पुलिस को वही पुराना बयान दे दिया है। यहां से पता नहीं कब पुलिस टीम उसके गांव गई थी, उसकी मां ने भी वही बयान दे दिया। वो लोग सेठ को अपना अन्नदाता मानते हैं और आप है कि उल्टा सेठ को फंसाने की सोच रहे हैं। लेकिन वो सेठ के घर पहुंचा कैसे? मुझे लगता है सेठ के गुंडे उसका अपहरण करके ले गए। रामेश्वर ने आशंका व्यक्त की। वो खुद अपनी मर्जी से वहां गया है। उसको ले जाने वाले ऑटो ने भी पुलिस को बयान दे दिया है। मुझे तो डर है कहीं पुलिस अब आप लोगों को उल्टा न लपेट ले। गोपी का अपहरण और सेठ की मानहानि के आरोप आप लोगों पर लग सकते हैं। अब पांडे जी मंजे पत्रकार होते हुए दुनिया की गति को ज्यादा अच्छी तरह जानते थे। अपराजिता को अपनी योजना मटियामेट होते दिखने लगी, लेकिन रामेश्वर को अभी भी आशा थी कि रास्ता जरूर बनेगा। आगे से ऐसी भूल मत कीजिएगा मैडम। जब तक तथ्य पता ना हो, मामले को ऐसा उछालना नहीं चाहिए, पांडे जी ने कहा। सॉरी पांडे जी, अब आगे से ध्यान रखूंगी। अपराजिता कक्ष से बाहर आ गई। उसके पगचिन्हों को नापता रामेश्वर भी उसी के साथ चला आया। एक बार उससे बात तो कर लो, अपराजिता ने कहा। कल दिन में बात करूंगा। उस समय सेठ के बंगले में कोई नहीं होता सिवाय नौकर के, रामेश्वर ने कहा। तुम्हें क्या लगता है वो लौटेगा तुम्हारे कहने से? कोशिश करने में क्या हर्ज है? और अगली दोपहर को अपराजिता ने फोन का वॉइस स्पीकर खोलकर रामेश्वर से सेठ का नंबर लगाने को कहा। हेलो? फोन गोपी ने ही उठाया था। हाँ, रामेश्वर बोल रहा हूं, तेरा चाचा। कहाँ हो चाचा? सेठ जी बोल रहे थे तुम माफी मांग लो तो वो तुमको भी फिर से नौकरी पे रख लेंगे। रामेश्वर चुप हो गया। प्रश्नवाचक नजरों से अपराजिता को देखकर वो हार मान मुस्कुराहट बिखेरता रहा। आ जाओ चाचा, सेठ जी से माफी मांग लो, मैं भी उनसे बात कर लूंगा। ऐसी नौकरी कहां मिलती है? गोपी बोल ही रहा था कि रामेश्वर ने फोन काट दिया। गोपी के अपहरण के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जब रामेश्वर जेल से बाहर आया तो सबसे पहले अपराजिता के कार्यालय में पहुंचा।
अपराजिता ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, तुम पर चार्जेस बहुत सख्त लगे हैं, वकील ऐसा करना जो जानकार हो। अब मेरी वकील तो आप ही हैं मैडम। नहीं, अब मेरे पास तो ह्यूमन राइट्स के पहले ही कई मामले हैं और तुम्हारा केस जरा दूसरे नेचर का है, तो आप मेरा केस नहीं लड़ सकती। नहीं, सिर हिलाकर अपराजिता अपने मुवक्किल से बतियाने लगी। रामेश्वर वापस लौट आया। अब रामेश्वर गांव आ गया है। महीने 2 महीने में तारीख पर हाजिर होने वो लखनऊ जाता है। किराया, रहना खाना, वकील की फीस और गांव में जीने के लिए भी तो खर्च चाहिए। कमाई धेला नहीं और खर्चा बेहिसाब। वो अपनी सारी जमीन शास्त्री जी के पास गिरवी रख चुका है। बेचने को अब कुछ भी बाकी नहीं है। इस बीच गोपी का मनी ऑर्डर बढ़कर 300 रुपए महीना से 700 रुपए महीना पहुंच चुका है। बीरा की गौशाला में गाय पहले ही बंधी थी, अब भैंस भी रंभाने लगी है। कोई रामेश्वर को उधार देने को तैयार नहीं। शायद बीरा उस पर दया कर दे। बीरा ने रामेश्वर को कर्ज दे दिया, पूरे 400 रुपए, साथ में एक सलाह भी। ऐसे जिंदगी नहीं चलती रामेश्वर, इस नाटक को यही समाप्त करो और सेठ जी से समझौता कर लो। कुछ कमाने लगोगे तो ब्याह भी कर लोगे। कंगाली में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, लड़ने के लिए आधार भी तो चाहिए। अंगूठा छाप बीरा, जो कभी अपने पहाड़ की सीमाओं से बाहर नहीं निकली, इतनी गहरी समझ रखती है। सचमुच वो क्यों लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? बात रामेश्वर की समझ में आ गई। वो कस्बे की ओर दौड़ा। दूरभाष केंद्र में जाकर उसने सेठ जी को फोन मिलाया। माफी चाहता हूं सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। आ गया दिमाग ठिकाने पर? बड़ा क्रांतिकारी बन रहा था तू। अबे इतनी आसानी से इनकलाब आता तो दुनिया में करोड़ों गुलाम नहीं जी रहे होते। बोल, क्या बोलता है? सेठ ने मजाकिया मूड में कहा। मैं कंगाल हो गया हूं सेठ जी, रोटी भी मयस्सर नहीं। वो फोन पर ही रोने लगा। आ जा लखनऊ, कोर्ट में लिखकर दे दे कि तूने उस छिनार औरत के बहकावे में आकर ये सब किया। मैं वकील से लिखवा लूंगा, तू दस्तखत कर देना। सेठ ने पट्टी पढ़ाई। और मेरी नौकरी का क्या होगा सेठ जी? असली मुद्दे पर वो अब आया। अबे आ तो जा पहले, नौकरी के लिए मैंने कब मना किया? बल्कि एक काम कर यार। हाँ बताइए, क्या करूं? अपने साथ ना कोई 10-12 साल का छोकरा भी लेते आना। गुड़गांव के फार्म हाउस में सुल्तान के साथ रह लेगा वो, बहुत जरूरी है, भूलना नहीं। हाँ ठीक है सेठ जी, ठीक है, आ जल्दी आ। अब रामेश्वर एक अदद छोकरे की तलाश में गांव गांव छान रहा है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उसकी तलाश जारी थी। छोकरा चाहिए, मुकेश नौटियाल की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आज अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में मैंने आपको सुनाई मुकेश नौटियाल जी की लिखी कहानी छोकरा चाहिए, जो उन्हीं की कहानी संकलन चमकता रहे स्वीली घाम में से ली गई है। अब मुकेश नौटियाल जी ने बहुत प्यार, बहुत अपनत्व से ये किताब खुद मुझे भेंट करी, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। और यहाँ जो छोकरा चाहिए कहानी है, आपको क्या लगता है कि उसके जो पारेसुर दादा हैं, रामेश्वर हैं, जो गोपी हैं, जिनको अपने गांव से पलायन करना ही पड़ा और शहर तक आना ही पड़ा, वैसे पारेसुर दादा, रामेश्वर और गोपी पूरे देश भर में पाए जाते हैं। हर गांव में पाए जाते हैं जहां पर शायद ढंग की व्यवस्था नहीं है, नौकरी की चाकरी नहीं है, घर में खाने को जिसको लाले पड़ रहे हैं, वो क्या सोचेगा? वो किसी भी तरीके से गांव छोड़कर शहर तक आएगा ना। और ये समस्या लेकिन पहाड़ों के गांव में और भी ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा कठिन जिंदगी होती है वहां पर लोगों की, और इसलिए बाहर आना ही पड़ता है। और कहीं पर आप जजमेंटल नहीं हो सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है और तुम उसको सहते जा रहे हो, क्योंकि आप यू आर नॉट इन देयर शूज। आप वो जिंदगी नहीं जी रहे जो वो जी रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैव और हैव नॉट्स की। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया की यही त्रासदी है कि जिनके पास बहुत कुछ होता है उनका दिल कितना छोटा होता है, क्योंकि सामने वाले को देख रहे हैं कि आप जो है उसको कितनी जरूरत है आपके यहाँ काम करने की, लेकिन आप उस बात का भी फायदा उठाएंगे। आप उनको ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे, आप उनको ढंग से तनख्वाह नहीं देंगे, यहाँ तक कि आप उनको इल ट्रीट करेंगे और फिर चाहेंगे कि वो अपना मुंह ना खोलें। लेकिन यहाँ अगर गोपी और रामेश्वर और पारेसुर दादा मुंह नहीं खोल पाते तो इसलिए भी तो कि उनके कंधों पर कितने लोगों का बोझ और है।
और जब आपको लोगों का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको कड़वे जो जहर के घूंट होते हैं ना, उनकी तरह घूंट कर पीना ही पड़ता है। और यहाँ रामेश्वर जो है, जिसमें बहुत ज्यादा मादा था और वो चाहता था कि गोपी को जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको वो न्याय दिलाए, तो वो कैसे भंवर में फंस जाता है। दुनिया जहान के जो लोग हैं उस बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसको एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट बना देते हैं, लेकिन जहां पर उनको लगता है कि नहीं, अब इसमें से और कुछ तेल नहीं निकलने वाला, तो गोपी को भी छोड़ते हैं, रामेश्वर को तो हॉट पोटैटो की तरह दे जस्ट ड्रॉप हिम। और उसके बाद रामेश्वर कहाँ जाएगा? जब आपके खाने के, आपके जिंदगी के लाले पड़ते हैं, तो फिर आपके सामने कई बार हो सकता है कि जो रास्ता समझ आए वो आपको अपनाना पड़ता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम जजमेंटल नहीं हो सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाले ने जो भी किया, जो भी उन्होंने निर्णय लिया, वो किन परेशानियों के रहते लिया है। कहीं पे उम्मीद ये रहती है कि शायद जिनके पास बहुत कुछ है उनके पास एक चीज और आ जाए, एक अच्छा दिल और एक बड़ा दिल, ताकि आसपास के जितने लोगों का वो ख्याल रख सकते हैं वो रखने की कोशिश करें। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है किसी दिन ऐसा होता जाए, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं और आप यहाँ पर हैं। अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहूंगी, पॉडकास्ट शेयर करती रहूंगी। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि आपको मेरे साथ यहाँ पर रहकर कैसा लगता है। यूट्यूब पर अगर मेरे वीडियोस आप देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर पॉडकास्ट सुनते हैं स्पॉटिफाई पर, एंकर एफएम पर, गूगल कहीं पर भी, तो मुझे फॉलो जरूर कीजिए और स्टार रेटिंग्स अपनी दीजिए। कालिंदी बडोला नाम से मैं सब जगह मौजूद हूँ, इवन इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो सब जगह फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर मेरे लिंक्स को आगे शेयर कर लेंगे तो मेरी कहानी और दूर जाएगी। छोकरा चाहिए। पहाड़ से शहर रोजी रोटी कमाने धमाने आए लड़कों की आसमान से गिरे खजूर में अटके सरीखी जिंदगी पर सरल और सटीक टिप्पणी देती मुकेश नौटियाल की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी।